नमस्कार, आप देख रहे न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ईरान और इजराइल में जंग तेज हो गई है। पहले इजराइल ने ईरान पर हमला बोला और फिर ईरान ने पलटवार किया। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। उधर रूसी राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन, साथ में अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन पर बातचीत की है। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में फोन पर बातचीत हुई। दोनों का मानना है कि युद्ध रुकना चाहिए। ईरान और इजराइल ने शनिवार देर रात एक बार फिर से एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी। दोनों देशों के बीच बीते 48 घंटों से ज्यादा समय से संघर्ष जारी है। इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। इसके अलावा तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया है। 2 दिन की लड़ाई में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। इसे मिडिल ईस्ट की जंग के रूप में देखा जा रहा है। अगर ये युद्ध जल्द नहीं रुका तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। इस युद्ध का क्या मतलब है और इसके कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक भी मौजूद रहेंगे और तमाम पहलुओं पर हम बातचीत भी करेंगे। इससे पहले दीपक वोरा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया है। सर, स्वागत के साथ सवाल, ये जो कह सकते हैं कि 2 दिनों से युद्धगत स्थितियां बनी हुई हैं इजराइल और ईरान और इजराइल की, इसको आप कैसे देखते हैं सर? आपने कहा स्वागत के साथ सवाल, मैं कह रहा हूं जानकारी बिना जवाब। जी लीजिए, अब आप बताते हैं। जी, आपने अभी जिक्र किया है कि पुतिन साहब ने बातचीत की है डोनाल्ड ट्रंप साहब से कि ये जो जंग चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, उसको रोका जाए। ये तो आपने बता दिया क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वो मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। मैं कैसे देखता हूँ इसको। इजराइल का एकमात्र लक्ष्य है कि मुझे अगर जिंदा रहना है, यहूदियों को जिंदा रहना, 1 करोड़ है जितने की भी उनकी आबादी है, मुझे ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना है। नो क्वेश्चन, क्योंकि हर बार ईरान यही कहता रहा। मैंने तो सुना है, उनके पुराने राष्ट्रपति थे, आजकल जेल में है, उसका नाम था महमूद अहमदीनेजाद। तो उन्होंने कहा था, मैं उस डिनर पे था जब कहने लगे कि यहूदियों को और इजराइल को जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी चीजें बहुत से लोगों ने कही हैं ईरान के। तो इजराइल ये जानता है कि मुझे अगर जिंदा रहना है, बचाव करना है, तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये हमला किया। अमेरिका भी यही चाहता है और जितने मिडिल ईस्ट के देश हैं मैम, कोई नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, क्योंकि वो सब कहते हैं कि हमारे इलाके में ये बनना तो चौधरी चाहता है, लेकिन सबसे ज्यादा दंगा यही कराता है। वो हमास, हूती, हिजबुल्लाह, सब ये उसके लोग थे। तो इजराइल का एक क्लियर एम है। ईरान का इन दूसरी तरफ, अब ये बड़ी अजीब सी चीज है जो मैं खुद कई बार हैरान हो जाता हूँ। ये मान सकते हैं कि अरब देश इजराइल के साथ नाखुश हैं। वो कहते हैं हमारा इलाका था, 1948 में यूरोपियन लोगों ने आपको यहाँ बसा दिया। इजराइल कहता बसा दिया तो बसा दिया। ईरान तो 2000 किलोमीटर दूर है, वो तो अरब देश है ही नहीं, उसको क्या तकलीफ होती है? आप कौन? मैं खाम का बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप क्यों फुदक रहे हैं इतना? ये चीज मुझे अभी तक समझ नहीं आई। कई ईरानियन से मैंने पूछा है, वो फिर कहने लगे कि इस्लाम। तो मैंने कहा आपने इसको धर्म युद्ध बना दिया, फिर जिहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो फिर कोई आपका समर्थन नहीं करेगा। ईरान इज नॉट क्लियर वो क्या चाहता है। वो लोग कहेंगे क्या आपको लगता है कि इजराइल क्लियर है? क्योंकि इजराइल के राष्ट्रपति सीधे तौर पर भारत से मदद की बात तो कह रहे हैं, लेकिन भारत का स्टैंड इस बीच क्या रह सकता है? क्योंकि ईरान और इजराइल, अगर हम दोनों की बात कर लें तो दोनों ही भारत के मित्र देश है। यूक्रेन भी हमारा मित्र है, रूस भी हमारा मित्र है। बिल्कुल, हमारे मिनिस्टर गए थे, दोनों से बात की थी, नतीजा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों हमारे मित्र। चाणक्य ने एक चीज कही, आपके दुश्मन का दुश्मन तो आपका दोस्त होता है। उसने कहीं नहीं कहा कि आपके दोस्त का दुश्मन जरूरी आपका दुश्मन है। भाई, अमेरिका का दुश्मन एक जमाने में रूस था, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी रूस को दुश्मन बनाऊं। तो भारत क्या कर सकता है? मध्यस्थता की बात बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मध्यस्थता तभी होती है जब दोनों साइड मध्यस्थ होने के लिए तैयार हो। इजराइल ने हमारी मदद की थी, ऑपरेशन सिंदूर में किया था, कारगिल में जंग हुआ था, बीच में जो भी कुछ हमको चाहिए था डिफेंस के मामले में, उसने हमारी जरूर मदद करी है। हम भी उसकी मदद करेंगे, हथियार नहीं देंगे, जो भी कुछ है, लेकिन जंग रुकाने के लिए
जितनी हम कोशिश कर सकते हैं वो हम करेंगे। दोनों को जानते हैं, दोनों को यही कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने नेतन्याहू साहब से भी कहा था, जैसा उन्होंने उनसे कहा था राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, कि ये जंग का दौर नहीं है, ये जमाना, अब ये टाइम जो आ रहा है ये डायलॉग और डिप्लोमेसी का। वही चीज इन्होंने कही है बीबी नेतन्याहू को, लेकिन वो सुनेगा नहीं। उसका डिटर्मिनेशन है कि इनको खत्म कर देना, इसकी काबिलियत को, इसकी ताकत को ईरान की बिल्कुल मैं खत्म कर दूं। सो मध्यस्थता तभी होती है मैम जब दोनों तैयार होते हैं। मीटिंग पॉइंट क्या है? एक कहता है तुझे जीने का अधिकार नहीं है, दूसरा कहता है मैं तेरे को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दूंगा। अब आप बताइए मीटिंग पॉइंट क्या है? लेकिन इस बीच हमें यह भी समझना पड़ेगा कि क्या अमेरिका की आप सिचुएशन कैसे देखते हैं। हमने चलिए इंडिया की सिचुएशन पर बात कर ली, क्योंकि अमेरिका एक तरफ व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत करता है, दूसरी तरफ अगर इस युद्ध पर में हस्तक्षेप की जब बात आती है तो अमेरिका अपने आप को साइड कर लेता है। उसको लगता है कि उसका जो एम्यूनेशन मार्केट है वो खराब हो जाएगा, शायद वो अपने आप को साइड करता है वहां पर। अब अमेरिका की जो नीति है उसको कैसे देखते हैं? और खासकर मैं यहां पर ट्रंप का जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि हर राष्ट्र के सीपे सलार की जो ट्रीटी होती है, काम करने का तरीका होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। भले ही एक देश की अपनी पॉलिसी होती है, देश का अपना चरित्र होता है, लेकिन उसको कौन लीड कर रहा है इससे भी फर्क पड़ता है। शायद इसीलिए हम वैश्विक पॉलिटिक्स पर नजर भी रखते हैं। आपने अमेरिका के ट्रंप साहब की पॉलिसी के बारे में पूछा, तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगर इसे समझ सको तो मुझे भी समझाना। दुनिया में कोई नहीं समझ पाता कि ये क्या कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सही है बेटा कि ट्रंप की जो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो पॉलिसी है, उसका भी एकमात्र लक्ष्य यही है। उसकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, जिसे हम मिडिल अमेरिका कहते हैं, व्हाइट कॉलर अमेरिका, ब्लू कॉलर अमेरिका, जिन लोगों ने कहते हैं अमेरिका को महान बनाया है, वो सब ट्रंप को चाहते हैं, क्योंकि ये कहता है जो इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। वो सॉलिडली उसके साथ है, उनको बताना चाहता है। मैं मिडिल ईस्ट में गया था, वो सीरिया का एक आतंकी था, फिर मैंने बोला अरे हैंडसम डार्लिंग, डार्लिंग बना दिया, उसको सामान बेच दिया, सऊदी अरेबिया को बेच दिया, यूएई को बेच दिया, इजिप्ट को बेच रहा हूँ, तुर्की को बेच रहा हूँ, सबको मैं अपने हथियार बेच रहा हूँ, मैं नौकरियां क्रिएट कर रहा हूँ और मैं पैसा वापस ला रहा हूँ। वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को खुश कर रहा है। चाहता क्या है? क्या ये जंग रुके इजराइल और ईरान के बीच में? उसने साफ ईरान से कह दिया है कि देखो, और नहीं पिटना चाहते, आओ मेरे पास, समझौता करते हैं, मुझसे सामान खरीदो, चीन से मत लो, रूस से मत लो, मुझसे सामान खरीदो और फिर मैं इजराइल से कहूंगा कि आपको नहीं ठोकेगा। वेरी क्लियर एंड सिंपल। ईरान तो अभी चीन से ही लेता है। पिछले ही महीने या कुछ महीने, अप्रैल के महीने, बहुत बड़ा धमाका हुआ था बंदर अब्बास में, पोर्ट में, और कहते हैं कि कई हजार चीनी मिसाइल्स जो ईरान को भेज रहा था वो उड़ गई थी वहां पर, उनको उड़ा दिया गया था। ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, जैसा ये भी जो भी किया इंटेलिजेंस ऑपरेशन। तो मेरा मानना है मैम कि उसका मकसद सिर्फ मैकडोनाल्ड ट्रंप का ये है, अमेरिका का सामान खरीदो, रूस चीन को भूल जाओ। बेसिकली दैट इज इट। रूस क्या कहता है कि मैं बड़ा बिजी हूं यूक्रेन में अभी, और यहाँ पर एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। वो चाहता है कि ईरान रूस से कह रहा है भाई टाइगर तू तो मेरा दोस्त है, मेरी मदद कर, और रूस कह मेरे पास टाइम नहीं है तेरी मदद करने का, खामोश हो जाओ कुछ देर के लिए, पहले यूक्रेन को ठोक दूं, उसके बाद आके आपकी मदद कर। बिल्कुल। देखिए आपका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन रहता है दीपक वोरा जी, वो लाजवाब रहता है, और शायद यही वजह है कि आपके साथ में चर्चा करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। अब मैं न्यूक्लियर डायलॉग पर आऊंगी। ईरान, अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर डायलॉग के लिए अग्री कर जाए और ईरान ईरान अगर समझौते पर बातचीत के लिए रेडी हो जाए तो कहीं ना कहीं कुछ तो वे निकल सकता है एग्जैक्टली। लेकिन अमेरिका को 2-2 ईरान ने कह दिया कि भाई अब तो न्यूक्लियर डायलॉग का कोई मतलब रह ही नहीं गया। आप किस बेसिस पे कह रहे हो न्यूक्लियर डायलॉग? इसको आप कैसे देखते हैं सर? वो चाहता क्या है डायलॉग में? जो अमेरिका बात चाहता, पहले भी उन्होंने वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किया था कि तू यूरेनियम को और शक्तिशाली मत बना, मैं तेरे को ये दे दूंगा, तू मुझसे हथियार खरीद ले, वो सब, दैट इज द मेन थिंग कि मुझसे खरीद, मैं अपना धंधा तेरे साथ करना चाहता हूं। ये अमेरिका का मेन इंटेंशन है। अब लोग कहते हैं कि बहुत तबाही हो जाएगी दुनिया में, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होने वाला। ईरान अकेला है, ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा है। हाँ जी, ये भी है, दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। किसने फौजी भेजे अपने ईरान में लड़ने के लिए? रूस के साथ लड़ने के लिए रिपोर्ट्स आती हैं, कभी चीनी जाते हैं, कभी नॉर्थ कोरियन जाते हैं। ईरान के साथ लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा, वो अकेला पड़ गया है। उसको दंगा मास्टर सब लोग मानते हैं, अरब देश खासतौर। ऑफिशियली इस्लाम के नाम पे कहेंगे नहीं होना चाहिए, प्राइवेटली इजराइल से कहेंगे ठोक उसको जितना ठोक सकता है। तो ये जो आपने न्यूक्लियर डायलॉग की बात की है, इसका मतलब क्या है, इसका एंड रिजल्ट क्या है?
ईरान तो बोलेगा मैं तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाऊंगा, मैं छोले खाऊंगा लेकिन बनाऊंगा नहीं। दीपक जी, आपके फेस पर सर लाइटिंग बहुत ज्यादा आ रही है, इसको प्लीज थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। दीपक जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपके फेस पे लाइटिंग बहुत ज्यादा आ रही है। सर वैसे तो आप हैं शाइनिंग स्टार, लेकिन अपने फेस की थोड़ी सी लाइट को अगर आप कम कर लेंगे तो वो हमारे लिए और बेहतर हो जाएगा। फेस की लाइटिंग को थोड़ा सा ठीक कीजिएगा। इस बीच देखिए, इस पूरे युद्ध को लेकर के मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से जंग का आगाज हो गया है, अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह जंग का आगाज है या फिर ईरान और इजराइल के बीच में जो ये शुरू हुआ है ये मिडिल ईस्ट को शांत कर देगा। दो पहलू हैं इस चर्चा के, इस सब्जेक्ट के। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। एक और जेरूसलम में धधकती आग है। मजहब के नाम पर उठती तलवार बेलगाम है। ईरान के मिसाइल, इजराइल के जवाब। उधर रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा साल। हर मोर्चे पर बिखरा मौत का सवाल। अगर तीसरी जंग छिड़ी तो क्या बचेगा नामो निशान? धुएं में खो जाएगी धरती, मिट जाएगा इंसान। एक शहर जहां कभी दुआओं की गूंज होती थी, आज वहीं बमों की गड़गड़ाहट है। एक जमीन जिसे पवित्र माना गया, वो अब जंग का मैदान बन चुकी है। जेरूसलम जहां मजहब की इबादतें होती थीं, अब वहां मिसाइलें बरस रही हैं। ईरान ने हमला बोला, इजराइल ने पलटवार किया और अब यह टकराव सिर्फ दो मुल्कों का नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस आग पर टिकी हैं। क्या यह आग जेरूसलम तक रुकेगी या इसकी लपटें तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ेंगी? ईरान ने क्या कहा? इस बार बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने और रिवॉल्यूशनरी गाइड्स कमांडर्स का ऐलान कर दिया है कि इजराइल को इस हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की धरती भी लगातार थर्रा रही है। रूस और यूक्रेन की यह जंग अब तीसरे साल में दाखिल हो चुकी है, लेकिन अब यह सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं रही। नाटो की दखल अंदाजी और रूस की जिद ने इस टकराव को एक नई शक्ल दे दिया है। जिसमें अब बारूद की गंध सिर्फ सीमा तक नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के दिल में फैल चुकी है। हर देश डरा हुआ है, हर सरहद अलर्ट पर है और हर मिसाइल अगली तबाही की ओर इशारा कर रही है। लेकिन बस यहीं तक नहीं है बात, क्योंकि जब दुनिया के एक छोर पर जंग चल रही हो तो दूसरा छोर आखिर कैसे शांत रह सकता है? दक्षिण एशिया यानी भारत और पाकिस्तान के बीच भी तनाव की लपटें एक बार फिर उठने लगी हैं। कश्मीर एक बार फिर सियासी दांव पर है। नियंत्रण रेखा पर गोलियां चल चुकी हैं और बयानबाजी का पारा आसमान छू रहा है। मिडिल ईस्ट के देश निशाने पर लेबनान, यमन, सीरिया, इराक, यूएई और सऊदी अरब जैसे कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। पूरे वेस्ट एशिया में युद्ध का विस्फोटक माहौल बन चुका है। तीन जगह एक ही डर, जेरूसलम में ईरान इजराइल का टकराव, यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध, दक्षिण एशिया में भारत पाक तनाव। इतिहास गवाह है
पहला और दूसरा विश्व युद्ध भी यूं ही शुरू नहीं हुआ था। छोटे छोटे टकराव, क्षेत्रीय रंजिशें, सीमित विवाद, धीरे धीरे वहीं आग पूरी दुनिया को निगल गई। आज फिर वैसा ही दौर सामने खड़ा है जहां एक मिसाइल, एक गलत बयान, एक बटन पूरे मानव सभ्यता के भविष्य को बदल सकता है। अब फर्क बस इतना है, हथियार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है और हालात पहले से कहीं ज्यादा नाजुक। संयुक्त राष्ट्र और तमाम वैश्विक संस्थाएं शांति की अपील कर रही हैं। डिप्लोमेसी की बातें हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जुबानी जंग अब धीरे धीरे बारूद की ओर बढ़ रही है। आज अगर बातचीत की मेज ने बंदूक की नली को ना रोका, तो कल ये आग सिर्फ सरहदों तक नहीं, बल्कि हर घर, हर दिल, हर देश तक पहुंचेगी। याद रखिए, तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो ये केवल एक भू राजनीतिक संकट नहीं होगा, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी हार होगी। तो सवाल अब यह नहीं कि जंग कब होगी, सवाल यह है कि क्या दुनिया वक्त रहते संभलेगी। न्यूज इंडिया के लिए अंबिका वत्स की रिपोर्ट। सवाल सिर्फ एक कि क्या दुनिया वक्त रहते संभलेगी क्या, यह बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल इसी एक मुद्दे से जुड़े हुए कई सारे हैं जिन पर रोशनी आनी चाहिए, जिनका जिक्र होना चाहिए। दीपक गोरा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। दीपक गोरा जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आपने भी ये रिपोर्ट देखी, खैर आपको तो रिपोर्ट की जरूरत नहीं, लेकिन तमाम दर्शक जो देख रहे हैं शायद उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम रिपोर्ट के जरिए कन्वे कर पाएं कि एग्जैक्टली सिचुएशंस क्या चल रही हैं। सर, अभी मैं इंडिया की कंडीशन समझ रही थी। इंडिया डॉलर के कंपैरिजन 60 पैसा वीक हुआ है और ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक गंभीर संकेत है, क्योंकि बीते 3 महीने की अगर बात की जाए तो बीते 3 महीनों में सबसे ज्यादा डॉलर के कंपैरिजन इंडियन रुपी कमजोर हुआ है। इसको आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं इस पूरे युद्ध को? सर, क्योंकि क्रूड ऑयल लगातार महंगा हो रहा है, क्रूड ऑयल जितना महंगा होगा आम आदमी के लिए उतनी मुश्किल है और करेंसी उतनी वीक होगी हमारी। बहुत धन्यवाद। एक तो अब मेरा चेहरा ठीक नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिकन नहीं लग रहा, मैं वापस हिंदुस्तानी आ गया। मैंने खिड़की बंद कर दी, रोशनी मेरे चेहरे पर नहीं आ रही। मैंने अभी ये पोइट्री सुनी है, रिपोर्ट, तीसरा विश्व युद्ध आएगा, दुनिया कांपेगी। अभी पहले विश्व युद्ध में कितने देश लड़े थे? 25, दूसरे में 55। विश्व युद्ध अफ्रीका में कौन लड़ेगा मैम? लैटिन अमेरिका में कौन लड़ेगा? ये कहना बड़ा आसान है, हमने देखी है इस दुनिया की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। डोंट इवन ड्रीम ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये कहने की बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है टीवी रिपोर्ट में, यहाँ पे आएगा और इंसानियत खत्म हो जाएगी। कौन सी इंसानियत खत्म होगी? नागासाकी, हिरोशिमा याद है आपको? क्या हुआ था वहां? एटम बॉम्ब फेंके थे, इंसानियत खत्म हो गई उसके बाद? नहीं खत्म हुई, आज तक चल रही है, बढ़ गई है आबादी दुनिया की। ये चीजें थोड़ा सा लोगों को डराया मत करिए। इस समय जो मेन जंग चल रहा है वो है यूक्रेन रूस का 2, गिन लीजिए इजराइल ईरान मिला के 4, अगर पैलेस्टाइन को ले लीजिए 5, अफ्रीका में 2-4 जंग चल रहे हैं छोटे मोटे। परसों कंबोडिया और थाईलैंड ने एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी की है, 7, 8, 9, 10, तो दुनिया खत्म हो गई। तीसरे विश्व मैं लड़ूंगा, मेरा पहले 2 विश्व में लड़ा था क्योंकि मैं कॉलर नहीं था, अब तो नहीं हूं। मैम, इसका असर ये पड़ेगा, जो लोग कहते हैं तेल बहुत महंगा हो जाएगा, मैडम मैं ईरान से तेल नहीं खरीदता हूँ। अमेरिकी प्रतिबंध जब से लगे हैं मैंने बंद कर दिया, मैं रूस से लेता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो उसका अपना ऑयल बनाता है कि नहीं बनाता है, ईरान को भी ये मालूम है। अब जो आपने बात की है कि डॉलर के मुकाबले में रुपया कमजोर हो रहा है, ये सब करेंसीज का, जब भी दुनिया में तनाव होता है लोग 2 चीजों में भागते हैं। मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, एक सोने की तरफ भागते हैं, एक अमेरिकी डॉलर, क्योंकि दुनिया की रिजर्व करेंसी मैम
रिजर्व करेंसी दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी डॉलर है, राजों का राजा रुपया, और डॉलर सबका शहंशाह है, सब भागते हैं उसकी तरफ। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ये टेम्पररी है, ये ठीक हो जाएगा। जहां तक महंगाई की बात है, यस, जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है वो चल रही है, लेकिन इस इजराइल ईरान के जंग के कारण कोई खास असर नहीं पड़ेगा खाद्य पदार्थों पर। असर अगर पड़ना था ना, मैं भारत में कीमतें बढ़नी थी तो यूक्रेन युद्ध में होता, क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं फूड ग्रेन्स के। हम तो सेल्फ सफिशिएंट है, हम पे ये फर्क नहीं पड़ता। तो अब मेरा ख्याल कि ना डराया जाए लोगों को तो ज्यादा अच्छा है। और फाइनली मैं एक चीज कहूंगा, जेरूसलम का भी जिक्र किया। जेरूसलम में जो जंग है, यहूदी कहते हैं हमारा है, पैलेस्टाइन कहते हैं हमारा है। ईरान का क्या लेना देना, उसको पता भी है जेरूसलम कहाँ है, उसने तो कभी नहीं कहा कि जेरूसलम मेरा है। आपने क्यों इसको जिहाद बना दिया है? दिस आई डू नॉट अंडरस्टैंड। अगर आपको, मैडम, जब टकराव होता है जमीन के लिए होता है और बॉर्डर पे, आपको मालूम है भारत पाकिस्तान के साथ होता है, भारत चीन के साथ होता है, चीन का जापान के साथ होता है, चीन का ताइवान के साथ होता है, वियतनाम के साथ होता है, इसका उसके साथ होता है, रूस का इसके, बॉर्डर पे जंग चलती है। अफ्रीका में 8 जंग, मैं तो वहां पे विशेष सलाह करूं, 8 जंग चल रही बॉर्डर पे, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा। ईरान का क्या लेना देना है जेरूसलम के साथ? उसका तो बॉर्डर भी नहीं है, 2000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। बिल्कुल। सो प्लीज टेक इट फ्रॉम मी मैम, ये थम जाएगा जो इस समय चल रहा है, इसकी लपेट में ये थम जाएगा का आपने जिक्र किया दीपक जी, लेकिन इसके लिए ये समझना आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईरान के पास, क्या आपको लगता है कि इजराइल से कंपीट करने के लिए, वॉर करने के लिए, क्या उतना एम्यूनेशन, क्या उतनी कैपेबिलिटी है, और अगर है तो ये कितना लंबा चल सकता है? ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है सर। ये कहना मुश्किल है, पर उसके पास कैपेबिलिटी नहीं। अगर होती, देखिए आपने किस तरह से चुन चुन के इजराइल ने मारा है उसके जनरल्स को। और अब आपको एक मजेदार चीज बताता हूं, जो मुझे बताया गया, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, ये मैं पहले बता देता हूं कि ये मेरी नॉलेज, ये मेरा खुलासा नहीं है, कुछ मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स ने बताया। ये जो आतंकिस्तान का ही है ना, वो फूल मार्शल पिंजरे वाली मुनरिया, क्या नाम है उसका, मुनीर। तो मुनीर साहब किसी, वो ईरान गए थे, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, वो तुर्की भी गए, ईरान भी गए, इधर उधर भी गए अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो उन्होंने एक जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर या आर्मी चीफ का हेड था, उसको एक बड़ी खूबसूरत घड़ी पेश की, लीजिए ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टम, इस्लामिक भाई भाई दे। और मैम उसके अंदर एक जीपीएस ट्रैकर था। समझ रही, सुन रही मैं क्या बोल रहा हूँ? गाड़ी के अंदर एक जीपीएस ट्रैकर था। इजराइल को मालूम था ये कहां पर है, बाथरूम में है कि ड्राइंग रूम में है, उड़ा दिया। साथ वाले अपार्टमेंट में कोई नुकसान नहीं हुआ, ये चला गया जहां इसको जाना था। तो मुनीर साहब हो सकता है वो भी खेल खेल रहे हो, आई डोंट नो, पर ये वहां पे अमेरिकन फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि ये यहाँ पे हुआ है। तो ये बहुत टारगेटेड असैसिनेशंस हैं। इजराइल के बहुत से लोग ईरान में हैं, ईरान के बहुत से लोग मुल्ला रेजीम के साथ नाखुश हैं। वो चाहते हैं, शाह के टाइम में, मैम आपको बताऊं कुछ, आप तो बहुत छोटी उम्र में, मेरी 74 साल की, लेट मी कंप्लीट, 74 साल की उम्र है। ईरान के लोग टेल अवीव, डायरेक्ट फ्लाइट होती थी तेहरान से, वहां के नाइट क्लब में नाचने जाते थे, शराब पीने जाते थे। ये दोस्ती थी दोनों के बीच में। शाह चला गया, सब खत्म हो गया। So the reality is that people of Iran don't want to fight tradition. आपने पाकिस्तान का जिक्र किया है तो मेरे जहन में चाइना आ रहा है, मेरे जहन में बार बार चाइना आ रहा है। चाइना को आप इस पूरी वॉर सिनेरियो में आप कहां देखते हैं? क्योंकि अमेरिका और चाइना ये दोनों ही अपने अपने एम्यूनेशन मार्केट को लेकर के लगातार कोशिश करते हैं कि भाई उसका मार्केट टूट जाए, मेरा मार्केट टूट जाए। ये कोशिश होती है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि मैं साइड में रह करके तमाशा देखूं, दोनों लोग मुझसे हथियार ले लो और युद्ध में लड़ते रहो, फूक जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाइना चाहता है कि अमेरिका के पूरे रोल को साइड कर दिया जाए और अमेरिका को एकदम बायकॉट कर दो भाई, और मुझसे तुम हथियार ले लो। तो आप इसमें चाइना को कहां देखते हैं? क्योंकि, और दूसरा मैं रूस का भी जिक्र करूंगी, क्योंकि अमेरिका और रूस ने आज फोन पर बातचीत की, जहां से हमने शुरुआत करी थी। मैं रूस और चाइना दोनों की बात करूंगी। दोनों के स्टैंड को आप कहां देखते हैं सर, इस वॉर में या टेंशन की स्थिति में, दोनों में कहा जा सकता है? चाइना का आइडिया ये है कि अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व हो, ईरान को ठोके, और वो ठोकेगा। अगर ईरान ने किसी अमेरिकन एसेट पर, अमेरिकन शिप पे हमला किया तो वो होगी आत्महत्या, सुसाइड, तो अमेरिका पर ठोकेगा। अब चाइना की पॉलिसी ये है, जितने अमेरिकन शिप्स इस एरिया में रहे, जो हम कहते हैं गल्फ एरिया में, उतने ही कम साउथ चाइना सी में होंगे। तो अगर मैं इस समय ताइवान को ठोकना चाहता हूं तो अमेरिका काफी दूर है, वो बड़ा व्यस्त है। ये चाइना की पॉलिसी है।
जहां तक हथियार बेचने का सवाल है, ऑफकोर्स चाइना तो बहुत बेचता है, लेकिन मैम हमने एक चीज की है जिससे चाइना बड़ा नाखुश है। हमने ये सारी दुनिया को बता दिया कि ये दिवाली के पटाखे बेचता है, इसके हथियारों में कोई दम नहीं है। बिल्कुल, सारी दुनिया बिल्कुल। कितने अफ्रीकन देश में, मैं तो स्पेशल एडवाइजर हूँ डिफेंस मिनिस्टर्स कॉलिंग, और मैं आपको बताऊं एक्चुअल कॉन्वर्सेशन, मिस्टर एम्बेसडर कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रह्मोस। मैंने कहा ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस की पूछ रहा था कि ये क्या चीज है, क्योंकि आप लोगों ने सारी दुनिया में ब्रह्मोस शुरू कर दिया। सो चाइना इज नॉट हैप्पी विद दिस एट ऑल। बहुत से अफ्रीकन देशों ने कैंसिल किए अपने चाइनीज ऑर्डर। यहाँ पर सर कुछ कोड करने के लिए भी हो सकता है इंडिया के बारे में भी, लेकिन मैं वो कोड नहीं करूंगी क्योंकि मैं शायद एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर दी जाऊं यहाँ पर, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे साथ जुड़े और आपने अहम जानकारी या यूं कहें कि अहम पहलू साझा किए हैं इस विश्व युद्ध के। तो देखिए लगातार सभी के जहन में एक सवाल है कि क्या ये विराम की तरफ आगे बढ़ रहा है या ये आगाज की तरफ आगे बढ़ रहा है।